ये जो आपका विधानसभा है जरमुंडी, हाँ यहाँ से बादल पत्रलेख जी हाँ कृषि मंत्री रहे। हाँ। आप डॉक्टर हैं, आप चाहते तो पढ़ लिख जो आपने अपनी शिक्षा ग्रहण की, आप डॉक्टरी करते, अपनी प्रैक्टिस करते, ऐसा क्या कारण लगा जो आपको राजनीतिक में आना पड़ा? जो ये क्षेत्र है जरमुंडी, हाँ सरावां, सारठ, हाँ ये जो क्षेत्र है कृषि प्रधान क्षेत्र है। हाँ जब आप इस रूट में घूमेंगे तो हाँ आपको मेन रोड दिखेगा। हाँ मेन रोड में थोड़ा शहरीकरण हुआ है, वहां हाँ से जैसे घरों के पीछे जाएंगे पूरा खेती। हाँ क्या समस्या किसान बताते हैं? क्योंकि जब हम यहाँ आए, लोगों हाँ से मिले, हाँ। देखिए तो किसान। ये चीज प्रमुखता से दिखता हाँ है कि हाँ लोग इस पर आधारित हैं। हाँ। मेरा बचपन जो है किसान परिवार में मैं पैदा हुआ और मैं संघर्षों के बल पे डॉक्टर बना। और मुझे पता है कि एक किसान को क्या दिक्कत है। जो आखिरी खतियान है हर जिले का, उसको समायोजित करके हम यहाँ का खतियान आधारित स्थानीय नीति क्यों नहीं बनाए। मेरा विजन है, पहला तो सिंचाई, जी दूसरा मेरा है पढ़ाई, जी। तीसरा है दवाई, और चौथा है हमारा कमाई, और पांचवा है भ्रष्टाचार का झारखंड से विदाई। नमस्कार, मैं अभयराज और आप देख रहे हैं आपकी सभा। युवा किसी भी समाज के कर्मधार और भविष्य। एक समय वो भी था जब युवाओं की राजनीति में सक्रियता बहुत कम थी और लोग ये मानते भी थे कि युवा उतने अनुभवी नहीं होते हैं। लेकिन हमारा समाज बदला, देश बदला, हमारा जो राज्य है झारखंड, उसमें भी कई तरह की बदलाव हुई और लोगों ने युवाओं पर भरोसा करना शुरू किया। युवा बढ़ चढ़कर अब राजनीति में हिस्सा ले रहे हैं और अपने समाज, अपने गांव, अपने राज्य को बेहतर स्थिति में ले जाने की प्रयास भी कर रही है। आज हम आपको एक ऐसे ही युवा से मिलवाने वाले हैं तो जिनका नाम है डॉक्टर राकेश रंजन। पेशे से डॉक्टर हैं, एक युवा समाज सेवी चेहरा है, लगातार अपने क्षेत्र में एक्टिव रहते हैं और लोगों की सेवा भी कर रहे हैं। जिस जगह पर हम बैठे हैं जरमुंडी विधानसभा का यह क्षेत्र है और इनका जनसंपर्क बोला जाए या लोगों से मिलना बोला जाए, जरमुंडी विधानसभा में ये जिस गांव में थे हम, सरावां, यहाँ इनसे मुलाकात हुई। तो आज हम बात करेंगे। जरमुंडी विधानसभा इसलिए भी बहुत मायने रखता है क्योंकि यहाँ से कृषि मंत्री रहे बादल पत्रलेख। फिर भी इस क्षेत्र में क्या विकास हुआ हम जानेंगे डॉक्टर साहब से और बताएंगे इनका विजन क्या है जरमुंडी को लेकर, सरावां को लेकर और आसपास के कई गांवों को लेकर। स्वागत है सर हमारे चैनल में। धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जोहार, नमस्कार और आदाब। मैं डॉक्टर राकेश रंजन, रांची रिम्स से एमबीबीएस का छात्र रहा हूँ और इसके बाद मैं वेस्ट बंगाल से रेडियो डायग्नोसिस से पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट रहा हूँ। अभी फिलहाल मैं राजनीतिक रूप से सक्रिय हुआ हूँ और इससे पहले मैं कई संगठनों में काम किया हूँ, जैसे एक नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन, युवा सदन, और कुछ दिन पहले नेशनल ह्यूमन राइट जस्टिस कमीशन एक एनजीओ है, उसका मैं मेडिकल विंग का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। मेरा बचपन जो है किसान परिवार में मैं पैदा हुआ और मैं संघर्षों के बल पे डॉक्टर बना। और मुझे पता है कि एक किसान को क्या दिक्कत है। आज जब मैं यहाँ के लोगों से जनसंपर्क किया तो सिंचाई का बहुत बड़ा समस्या मुझे दिखा। और यहाँ पे जो बच्चों के शिक्षा का जो व्यवस्था है, खास करके महिला शिक्षा जो आधी आबादी है, इनको अच्छा शिक्षा कैसे मिले, इस पे हम बहुत लोगों से सुनने को मिला और हम इस पे काम भी करना चाहते हैं। तो मूल रूप से हम 5 चीज़ों को हम आपको बताना चाहेंगे जो मेरा विज़न है। पहला तो सिंचाई, जी दूसरा मेरा है पढ़ाई, जी। तीसरा है दवाई, और चौथा है हमारा कमाई, और पाँचवा है भ्रष्टाचार का झारखंड से विदाई। हाँ, अब रोज़गार पे हम जाते हैं। होता क्या है कि यहाँ का जो छात्र नौजवान है, वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा समय पे होती नहीं है। परीक्षा होती भी है, परीक्षा पेपर लीक हो जाती है। परीक्षा पेपर लीक हुआ तो जो दोषी है उस पर कड़ी कार्रवाई होती नहीं है और ऐसे बहुत सारा चीज़ डिले होता जाता है। और जो लड़कों का समय गुजरता है, ये मुझे पता नहीं अंदर से ठीक नहीं लगता है। और जब मैं देखा कि अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, तो मैंने मन बनाया कि हमको आना चाहिए। और एक बड़ा इशू क्या है, एक तो यहाँ पे परीक्षा समय पे नहीं होती है। जब परीक्षा होती है तो झारखंड के जो जो मूल निवासी हैं, यहाँ के स्थानीय निवासी जो हैं, मतलब कह सकते हैं कि खतियानी झारखंडी जो है, उनको जगह नहीं मिल पाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो आखिरी सेटलमेंट है ना,
जो आखिरी खतियान है हर जिले का, उसको समायोजित करके हम यहाँ का खतियान आधारित स्थानीय नीति क्यों नहीं बनाए। और ये अध्ययन का विषय है, रिसर्च का विषय है। और ये पढ़े लिखे लोग जब युवा आएंगे, और कोई भी समाज तब बदलता है जब वहाँ शिक्षा और चिकित्सा तो अच्छे स्तर पर जाके लोगों को मुहैया कराई जाती है। तो मेरा मानना है कि लोगों का यदि संपर्क में हम भी संपर्क कर रहे हैं, हम दो तरह से संपर्क कर रहे हैं। एक आज डिजिटल दुनिया है, होता क्या है कि जब आप कोई चुनाव में खर्च करते हैं, आप मान लीजिए 2 करोड़ रुपया खर्च कर दिए, तो आप तो उगाही भी करोगे, भ्रष्टाचार तो करना ही है जी। और यदि आप ईमानदारी से कम पैसे में चुनाव जीतते हो, तो आपकी जो दक्षता रहेगी, आपका जो सोच रहेगा, वो कभी डगमगाएगा नहीं। आपको भ्रष्टाचार का आग में यदि कोई झोंक भी दे तो आप उसमें जलेंगे नहीं। तो उस अग्नि परीक्षा को भी मैं देना चाहता हूँ। तो और हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि झारखंड में जो भ्रष्टाचार का है, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, कोई भी विभाग हो, लोग परेशान। और एक चीज है कि महिला शिक्षा, यहाँ का महिला शिक्षा को हमको बढ़ावा देना है। और आखिरी जो समय गुजरा है, मैं शिक्षा पे बात करना चाहता हूँ अभी फिलहाल। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, हमारे यहाँ कितने प्राइमरी स्कूल हैं, मिडिल स्कूल हैं, हाई स्कूल हैं। डिजिटल दुनिया में डिजिटल बोर्ड है कि नहीं, हमारे शिक्षक की संख्या जो है वो समुचित है कि नहीं। अगला बात है कि यदि ऐसा तो नहीं है कि हमारे आर्ट्स वाले शिक्षक साइंस पढ़ाने को मजबूर हैं। ऐसा भी हमारे जो शिक्षक हैं, शिक्षा के कार्य से हटाकर उनको हम क्या काम करा रहे हैं, खिचड़ी बनवा रहे हैं। तो ऐसा क्यों नीति नहीं बने कि शिक्षा शिक्षक देखेगा और जो खिचड़ी वाला कार्यक्रम है या खाना का जो कार्यक्रम है, उसके लिए अलग नियुक्ति की जाए। और एक चीज यहाँ पे मैं देखता हूँ, हर विभाग में आजकल एक ट्रेंड सब बन गया है कि अस्थायी नियुक्तियां, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नियुक्तियां। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि मोराबादी मैदान में सहायक पुलिसकर्मी वो धरना पर बैठे हुए थे। ऐसा हर दिन चलता रहता है। आप अस्थायी नियुक्ति क्यों नहीं करते हो? आप हेल्थ सेक्टर में आप कुछ दिन पहले देखे होंगे, रिम्स रांची जो स्टेट का प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, हाईकोर्ट स्वतः संज्ञान लेती है। तो सरकार क्या कर रही है? क्या नीतियों में कहीं कमी है? तो नीतियां बनेगी कैसे? हम चाहते हैं कि नीति जो बने, आम लोगों का सुझाव हो, आपको क्या समस्या है, और उस पर हम लोग एक सहमति बनाएं, एक रिसर्च विंग बने। जैसे आप हेल्थ का आपको रिसर्च नीति बनानी है, तो हेल्थ डिपार्टमेंट के जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, नर्सिंग स्टाफ हैं, सबकी अपनी अपनी कुछ ना पीड़ाएं हैं, तो हम उनसे पूछें और उनके बाद नीतियां बनाएं। जैसे आप एक सिंपल सा उदाहरण बताता हूँ, कोई भी हेल्थ सिस्टम जो होता है वो शुरू होता है मेडिकल कॉलेजेस। तो मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन और मेडिकल सर्विसेज, 3 चीजें हैं। तो मेडिकल एजुकेशन आज जो स्पीड से एमबीबीएस की सीटें बढ़ी है, उनका क्वालिटी भी उतना ही स्पीड से गिरा है। तो आप गलत ट्रेंड करके डॉक्टर बनाओगे तो क्या होगा? समाज ही उस पीड़ा का भागीदार बनेगा। तो उसको बदलना जरूरी है। आज देश में सबसे कम यदि यूजी पीजी रेशियो है तो वो झारखंड में ही है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि 3 चीजें होती है, एक मेडिकल एजुकेशन, एक होता है मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन और एक होता है मेडिकल सर्विसेज। तो सबसे पहले आप जो क्वालिटी डॉक्टर्स बनाना चाहते हो उस पर काम करना चाहिए कि हमारा सीटों की संख्या एमबीबीएस की बढ़ रही है, तो क्वालिटी भी मेंटेन रहना चाहिए। दूसरी बात, आप एमबीबीएस की सीटें बढ़ा रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन और सुपर स्पेशलिटी का सीट नहीं बढ़ा रहे हो उस रेशियो में, उसको भी बढ़ाना जरूरी है। अब हम आते हैं मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन की ओर। तो कई बार क्या होता है ना, हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी जो होना चाहिए डॉक्टर्स का, वो कहीं ना कहीं कम दिखता है। तो वहाँ पे हमें जो मास्टर इन हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे कोर्सेज चालू कराने चाहिए और उनसे हमें एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज लेनी चाहिए। मेडिकल सर्विसेज में आप बात करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर है लेकिन मैन पावर नहीं है। तो मैन पावर, नर्सिंग स्टाफ, फार्मासिस्ट, रेडियो टेक्नीशियंस, लैब टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, ऐसे तमाम जो चीज़ें हैं, ओटी असिस्टेंट, तो ड्रेसर, ये सब चीज़ों की नियुक्तियां होनी चाहिए। क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इशू है। क्योंकि कोई व्यक्ति जब हेल्थ जैसे सेक्टर में काम करता है ना, उनसे अब अत्यधिक ड्यूटी लो गया तो उनका जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो नीचे हो जाएगा। एक बड़ा डिमांड है डॉक्टर्स का कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट वो लागू होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। और एक चीज़ है
स्टेट में कैंसर के मरीजों के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। इंडिया डायबिटीज का हब बन रहा है, कैटरेक्ट बहुत ज़्यादा होने वाला है, तो आप रीजनल इंस्टीट्यूट बना रहे हो। आज आप देखेंगे तो रिम्स में रीजनल इंस्टीट्यूट का बिल्डिंग बन चुका है, लेकिन वहाँ पे वो स्टार्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, उसको ध्यान देना जरूरी है। आज डायबिटीज के कारण डायबिटिक नेफ्रोपैथी होती, किडनी का बीमारी होता है, हार्ट का मरीज बढ़ रहा है। जी आप उसके लिए जो है रिम्स के अलावा सारे मेडिकल कॉलेज में भी कर सकते हो कि नहीं, एक दुमका में एक सेटअप बनाते हैं, एक जमशेदपुर में बनाते हैं, एक पलामू में बनाते हैं, एक हजारीबाग में बनाते हैं, तो क्या होगा, आपका एफिशिएंसी भी रहेगा, आप काम भी कर पाएंगे। ये मेरा मतलब एक पर्पस है कि इस पे भी काम करना चाहिए लोगों का, इस पर ध्यान नहीं जाता है। जी। अब हम क्षेत्र की बात, आपका क्षेत्र से मान लीजिए आप अभी तैयारी कर रहे हैं चुनाव, हाँ, और अभी किसी का आप सिंबल नहीं लिए, नहीं मैं किसी का अभी बात आप नहीं। इंडिपेंडेंट तैयारी कर रहे हैं। स्कूल जरमुंडी विधानसभा में भी ये पहले थे। हाँ, आप ऐसा क्या करना चाहते हैं कुछ अलग, कि ताकि वहाँ जो क्वालिटी बढ़ जाए एजुकेशन की, क्योंकि ये दो टूक बात है हाँ, कि गवर्नमेंट स्कूल में जैसे शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए हाँ, वो नहीं हो रही है। टीचर्स हैं, सुविधा दी जा रही है, बच्चे को खाने पीने का सामान दिया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा में वो जो पिछड़ा है तो है। इस पर आप क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात, जो हमारे पास प्राइमरी स्कूल हैं और मिडिल स्कूल हैं, उन पे तो हमें जो है टीचर्स की संख्या, किस विभाग के टीचर हैं, कितनी संख्या होनी चाहिए, टीचर समय पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब हम विधायक बनेंगे, हम स्कूल का विजिट भी करेंगे। हमारे विधायक ऐसा नहीं करते, करना जरूरी है। हमको टीचर का भी दिक्कत समझना पड़ेगा कि कहीं वहाँ कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी तो नहीं है। डिजिटल युग है, आपको डिजिटल टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करना चाहिए। हम चाहते हैं कि ऐसा पॉलिसी बने स्टेट के लिए, मतलब सरकार के स्तर पे। दूसरी बात है कि जो खिचड़ी वाला कार्यक्रम है ना, शिक्षक को हम इनसे हटाना चाहते हैं। और एक बात है, आप एक ही स्कूल में एक सहायक शिक्षक और एक अस्थायी शिक्षक, दोनों एक ही बच्चे को पढ़ा रहे हैं, दोनों का पेमेंट अलग अलग रखे हो। आप एक काम के लिए एक पेमेंट क्यों नहीं कर सकते हैं? एक काम के लिए तो दो पेमेंट नहीं कर सकते हैं ना, तो उनसे क्या होगी, उनका जो इंटरेस्ट होगा, उनका जो एफिशिएंसी होगा, घटा हुआ दिखेगा। और सरकारी स्कूल में गरीब का बच्चा पढ़ता है, और मैं चाहता हूँ शिक्षा किसी के लिए भी खराब नहीं हो, वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल करना समाज के सभी बच्चों का, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी उम्र का हो, सबको अधिकार है और उसको मिलना चाहिए। इस पे मेरा स्पेशल फोकस है। दूसरी बात है, इस क्षेत्र में जो देखता हूँ महिलाओं की शिक्षा, ठीक है, महिला की शिक्षा हम चाहते हैं कि वो ग्रेजुएशन तक की डिग्री कम से कम ले, लेकिन यहाँ मैट्रिक और इंटर होते तो शादी हो जाती। क्यों होती है? अब ये ग्रामीण क्षेत्र रहा, लोग मधुपुर और देवघर पढ़ाने के लिए बेटियों को नहीं भेजते। कितना डिस्टेंस है यहाँ से लगभग मधुपुर या देवघर? ये दोनों का डिस्टेंस करीब 25 किलोमीटर के आसपास है, 20-25 किलोमीटर। तो हमको क्या करना है कि विधानसभा में मैं चाहता हूँ कि 3 महिला महाविद्यालय खुले, ताकि जो गार्जियन है आसानी से, क्योंकि महिलाओं के साथ दिक्कत क्या है, एक सुरक्षा कारण भी है जी, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो हमको सुरक्षा को भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि आप शिक्षा विदाउट सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, तो ये आपको काम करना होगा। अगला बात है कि रोजगार का भी एक इशू है यहाँ पे, पलायन का। तो आप यहाँ पे क्या क्या चीजें कर सकते हो, नया क्या कर सकते हो? छोटे छोटे फैक्ट्रीज लगा सकते हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग में काम कर सकते हो, किसानों को रेगुलर ट्रेनिंग दे सकते हो। और जब आप फार्मिंग के बारे में बात कर रहे हैं, हाँ, ये जो आपका विधानसभा जरमुंडी, हाँ, यहाँ से बादल पत्रलेख जी कृषि मंत्री हैं, हाँ, आप डॉक्टर हैं, आप चाहते तो पढ़ लिख जो आपने अपनी शिक्षा ग्रहण की, आप डॉक्टरी करते, अपनी प्रैक्टिस करते, ऐसा क्या कारण लगा जो आपको राजनीतिक में आना पड़ा? देखिए, जब मैं सिस्टम में करीब से जाता हूँ, कई बार क्या हुआ कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में गया, मुझे जो क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए था वो कहीं हैम्पर दिखा। मुझे जो सुरक्षा मिलना चाहिए चिकित्सा के दौरान वो मुझे कमी दिखा। मुझे जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए वो कमी दिखा। मुझे जो मैन पावर मिलना चाहिए वो कमी दिखा। जो मुझे इमरजेंसी मेडिसिन, कई बार तो कहता ऐसा होता है कि इमरजेंसी मेडिसिन तक नहीं होता इमरजेंसी में। अब बताओ, इस इमरजेंसी मतलब आपातकालीन स्थिति में आप मरीज पहुंच रहे हैं, वहां पे सेंटिमेंटल आउटब्रेक्स होगा, यदि किसी का डेथ होता है तो वो उसमें होश हवास सब खो देता है। आवेश में आदमी किसी को भी मारपीट पे उतारू होता है, तो ये सब घटनाएं बढ़ती है। और डॉक्टर और पेशेंट का जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं कमजोर होता है जी। और सरकार का जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन पावर अच्छा होगा तो कई बार क्या होगा, कारपोरेट का जो भी मन
कई बार बढ़ा हुआ दिखता है, हम्म, और कई बार क्या होता है कमीशन का भी चक्कर हम देख पाते हैं, और ये सच भी है। तो उस पे भी रोकथाम लगेगा। और डॉक्टरी एक ऐसा पैसा है, यहाँ पे समर्पण और सेवा का भाव होना चाहिए। यहाँ पे डॉक्टर कोई पैसा कमाने के लिए नहीं बनता है, ठीक है। आप अपना जीवनचर्या मतलब जो आपको मूल हाँ, बता सकता वो है बस मतलब आपको जो ज़रूरत का चीज़ है कि हमको रहने खाने के लिए और सामान्य जीवन जीने के लिए इतना पैसा चाहिए, वो आदमी कमाता है। लेकिन आप जो 15 साल और 20 साल जीवन अपना पढ़ने में लगाते हो, डॉक्टर के लिए ना वो पर्व मनाता है, ना वो समय पर सोता है, ना वो समय पर खाता है। ये एक कठोर सत्य है। और मैं मतलब पिछले 2012 में एमबीबीएस निकाला और अभी तक पढ़ रहा हूँ, और हर दिन पढ़ता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ चुनाव में आया हूँ तो रात में नहीं पढ़ूँगा, रात में 1 घंटा मैं पढ़ता हूँ। क्योंकि वो हैबिट कई बार क्या होता है ना, आप चीज़ें यदि भूलने लगोगे तो आपके नज़र से निकलना चालू हो जाता है। दूसरी बात है कि मैं विधायक बनता हूँ, उसके बाद भी क्षेत्र की जनता जो होगी, उनको मैं मुफ्त इलाज जो अपना नॉलेज है हमारा एमबीबीएस का, उसका इस्तेमाल करूँगा क्योंकि मुझे मन लगता है। क्योंकि अब क्या है, कोई आया बीमार है, उनसे आप बात करेंगे, इलाज करने के बहाने क्या है, उनसे समस्या क्या चल रहा है, आप इलाज कर रहे हो, समस्या भी पता चल गया, तो उसके अनुसार हम अपना नीति निर्माण में भी भूमिका अदा कर सकते हैं। महिलाओं के लिए क्या है, बिहार जैसे राज्य में देखिए महिला आरक्षण है, तो महिला आरक्षण भी होना चाहिए। बेटी को लोग पढ़ाएगा कब, जब आप उनको पढ़ाने के बाद आसानी से नौकरी हो जाए। और जब एक परिवार में महिला और पुरुष दोनों कमाने लगता है तो उस परिवार का ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है। और शिक्षा एक ऐसा माध्यम है, समाज को बदल सकता है। मैं को अम्बेडकर जी ने जो बोला शिक्षा शेरनी का दूध है, मैं उसको 100% सही मानता हूँ। मैं मध्यम मार्ग जो होता है, मैं हमेशा एग्रेशन को कभी भी, और पॉलिटिक्स में भी मतलब असंवैधानिक शब्द हो या अमर्यादित शब्द हो, वैसे चीज़ों पर भरोसा नहीं रखता हूँ। मैं गांधीवादी विचारधारा का हूँ। मैं बुद्ध को अपना आदर्श मानता हूँ। बुद्ध जी बोलते हैं, गौतम बुद्ध, कि कोई भी समस्या वाली अवस्था जब आए तो आप मध्यम मार्ग को चुनो, किसी पे डेविएट नहीं हो। आपको कभी न्याय करना हो, आपका आंख झुकना नहीं चाहिए, एकदम सीधे स्ट्रेट लाइन जाना चाहिए, नहीं कि हम किसी के तरफ पक्षपात कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जब संवैधानिक पदों पर बैठते हो तो आपको निष्पक्ष होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए और दक्ष भी होना चाहिए, समय पर काम होना चाहिए। और एक समस्या क्या है यहाँ के लोगों को, कि ये जब कास्ट सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, इनकम। ये सब इनकम सर्टिफिकेट जब ये सब बनाते हैं ना, तो बहुत देर तक लोग खींचते हैं, कभी गलत नाम चढ़ा दिया, तो उस पर किसी का नज़र नहीं होता है। लोगों से अधिक पैसे भी लिए जा सकते हैं, तो उन पे भी रोकथाम लगना चाहिए। तो बहुत सारी इश्यूज हैं। अब यहाँ के कुछ महिलाएं भी हमसे जब बातचीत में बातें हुई स्वयं सहायता समूह में, तो क्या हुआ, आने वाला जो समय है 2029, देश देश के सभी सदनों में और सारे इंस्टीट्यूशंस में और नौकरियों में महिला आरक्षण भी लागू होना है। तो हमारे मुझे आगे के भविष्य के लिए ऐसा नेतृत्व भी, महिला शक्ति को भी मजबूत करना है, और उनको हम मजबूत नहीं करते हैं तो ये हमारा दोष है। क्योंकि एक नेता जब बनता है वो सेकेंड लाइन थर्ड लाइन भी बनाता है। एक अच्छा लीडर का यही है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति 30 साल 40 साल इससे ज़्यादा तो रहेगा नहीं इस दुनिया पे। और मैं चाहता हूँ कि मैं काम करूँ, और मुझे पद पैसा और पावर का कोई शौक नहीं है। बस राजनीति एक माध्यम है जिससे मैं एक अच्छा नीति बना सकूं, झारखंड के हित में काम कर सकूं। कि झारखंड को क्या हुआ कि खनिज संपदा से संपन्न है, सब कुछ है हमारे पास आज। आप बताओ कि कौन सा लीडर है झारखंड में या किस दल में है जो बहुत विजनरी है, जिन्होंने झारखंड के लिए काम किया। कहीं ना कहीं सब जिसको मौका मिला उन्होंने अपना संपत्ति बढ़ाया। अब कहीं भी कर लोगे, तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। आपके विधानसभा में आप क्योंकि एक डॉक्टर हाँ, और एमबीबीएस किए हैं रिम्स से, तो एक अच्छा नॉलेज होगा, क्योंकि राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में आप पढ़े लिखे हैं, वहाँ आप प्रैक्टिस भी करते हैं। आपके क्षेत्र में अगर मान लीजिए कोई हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया किसी, तो लोग कहाँ जाता है प्रथम दृष्टया? ये देखिए होता क्या है, पहले तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाते हैं। हाँ, ये एक अच्छा आपने सुझाव दिया, और ये मेरे दिमाग में भी था कि कम से कम पहला फेज में हम इसको फेज वाइज डिवाइड करेंगे। सरकार में आने के बाद सवाल उठाएंगे कि सारे प्रमंडल में एक न्यूरो और ऑर्थो का ट्रॉमा सेंटर होना चाहिए, ठीक है। या जो मेडिकल कॉलेज एटलीस्ट हैं वहाँ पे तो ये होना चाहिए ट्रॉमा सेंटर, और वहाँ एक अच्छा आईसीयू होना चाहिए। क्योंकि जो लोग बर्बाद होते हैं ना मेडिकल सर्विसेज में, देखिएगा न्यूरो सर्जरी के केसेस, कैंसर के केसेस और एक्सीडेंट के केसेस, तो उसमें लोग अपना पूरा जगह जमीन सब कुछ बेच देता है। और वो एक बार परिवार यदि मान लीजिए 6 लाख रुपया कमा के रखा, एक साधारण परिवार, और वो यदि 2 दिन में उनका ये लूट जाए,
तो वो परिवार 10 साल पीछे, 20 साल पीछे चला जाता है। तो हमको ऐसे परिवारों को बचाना भी है। तो ये ट्रॉमा सेंटर वाला चीज़ तो हमारे पास है, और कैंसर इंस्टीट्यूट होना चाहिए स्टेट के पास, पीजी सीट बढ़ने चाहिए स्टेट के पास, और जो किडनी के मरीज हैं वो डायलिसिस सेंटर हर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पे अच्छा होना चाहिए, और जो मेडिकल कॉलेज में वहाँ कार्डियोलॉजी, बर्न सेंटर, ये सब अच्छा करना मेरा एक इच्छा भी है। देखता हूँ कि आगे क्या होता है। यहाँ के किसान से जब आप मिलते हैं, हाँ, जो ये क्षेत्र है जरमुंडी, हाँ, सरावां, सारठ, हाँ, ये जो क्षेत्र है कृषि प्रधान क्षेत्र है। हाँ, जब आप इस रूट में घूमेंगे तो हाँ, आपको मेन रोड दिखेगा। हाँ, मेन रोड में थोड़ा शहरीकरण हुआ है, वहां हाँ, से जैसे घरों के पीछे जाएंगे पूरा खेती। हाँ, क्या समस्या किसान बताते हैं? क्योंकि जब हम यहाँ आए, लोगों हाँ, से मिले, हाँ, तो देखिए किसान, ये चीज प्रमुखता से दिखता हाँ, है कि हाँ, लोग इस पर आधारित हैं। हाँ, जैसे किसानों से मैं जब बात कर रहा था, तो वो क्या बोले हमको कि सिंचाई की एक बड़ी समस्या है। तो पूछा, मैं एक्चुअली किसानों से जब बात कर रहा था, वो थोड़े उनकी शैक्षणिक योग्यता थोड़ी कम थी, लेकिन अनुभव हमसे बहुत ज़्यादा था। तो सीख तो कहीं से सकते हैं, और उनसे मैंने सुझाव भी मांगा, उनकी समस्या भी जाना। एक समस्या जो मुझे कॉमन रूप से मिला, सबने बोला कि सिंचाई व्यवस्था यहाँ पे कमजोर है। ठीक है, तो सिंचाई व्यवस्था जो है, आपको यहाँ पे बोरिंग का डिमांड हुआ, कुआं का डिमांड हुआ, तो हम सरकार के स्तर पे बोरिंग की संख्या बढ़ाना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात है कि किसानों के साथ एक दिक्कत क्या है कि जब बाढ़ होता है या सूखा होता है या ओलावृष्टि होती है, उनका जब फसल बर्बाद होता है, तो उनके लिए सरकार के साइड से जो अनुदान की राशि होती है, वो टाइम पे मिलना चाहिए, समुचित मात्रा में मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनको 10,000 का नुकसान हुआ, आप 1,000 रुपये दे रहे हो, क्योंकि कुछ किसान आपके समाज का बहुत बड़ा जीडीपी में भी योगदान देता है। देश का रीढ़ है किसान। क्योंकि आप देखे होंगे जब कोरोना हुआ, कोरोना काल में देश को किसी ने बचाया है, तो देश का किसान ने बचाया है। तो किसानों के लिए देश के सभी नेताओं में, सभी अधिकारियों में, सभी कर्मचारियों में और देश के सभी नागरिकों में उनके प्रति सम्मान होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, उनके लिए काम करने की इच्छा होनी चाहिए। दूसरी बात है, होता क्या है कि अभी फसल हो गया अचानक बहुत ज्यादा, उसका जो रेट है वो अचानक गिर गया, किसान का जो लागत है उससे कम में बिक रहा है, तो किसान क्या करेगा? आत्महत्या करेगा, या तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा। तो हमको वैसे किसानों के लिए, और वो जो फायदा होता है क्या होता है, कोल्ड स्टोरेज वाले स्टोर कर लेते हैं। कोल्ड स्टोरेज क्या आपके क्षेत्र में है? नहीं, नहीं, मैं वो बात बता रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस प्रखंड में, सारे प्रखंड में कम से कम 2-3 कोल्ड स्टोरेज हो। जब किसानों के फसल का उचित मूल्य नहीं मिले, तो किसान अपने फसलों को, सब्जियों को वहाँ स्टोर करे, ताकि जब वो कीमत बढ़े तो अन्य राज्य में या अपने राज्य में हम उनकी बिक्री कर पाएं और उनकी आर्थिक स्थिति को सुधार पाएं। कृषि के अलावा हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, जैसे सोलर ऊर्जा का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मत्स्य पालन कर सकते हैं, बकरी पालन कर सकते हैं, मुर्गी पालन कर सकते हैं। तो ये सब चीजों को हमको किसानों से जोड़ना होगा। कई फसल क्या होता है, फसल के साथ लत वाली जो फसल होती है, उनको यदि जोड़ दें तो वो भी इनकम बढ़ाएगा। अब किसान क्या होता है, साल भर तो किसान खेती नहीं करता है जी, ठीक है, तो किसान 6 से 8 महीना खेती करता है, 4 से 6 महीना वो बैठ के खाता है। तो बताइए, जो कमा के रखा वो तो उनका खाने पीने में चला जाएगा। वो 4 महीना किसान को यदि हम स्किल्ड लेबर बना दें, है ना, तो क्या होगा कि हमारे राज्य का भी उन्नति होगा, किसान परिवार का भी उन्नति होगा। जब उन्नति होगा, वो अपने बच्चों को शिक्षा भी दे पाएंगे। तो ऐसे चीजों को करना चाहिए। और एक शिक्षा तो महिला महाविद्यालय यहाँ तो खुलना ही चाहिए। और जो मेरा जो सोचना है, हमारे बीच किसानों के परिवार से अधिकारी भी बने, तो जो प्रीलिम्स निकालते हैं स्टेट पीसीएस में या यूपीएससी में, उनके लिए सभी जाति और सभी धर्म और सभी संप्रदाय के लोगों के लिए, खास करके बेटियों की शिक्षा के लिए, उनको 50,000 से 1 लाख का अनुदान राशि मिलना चाहिए, ताकि लोग बेटियों को भी अधिकारी बनाने का सपना देखे। होता है क्या कि जब वो अधिकारी बनने के लिए पढ़ेगी, उनका नॉलेज बढ़ेगा, वो कल दिन जब हम सोच रहे हैं कि जो महिला आरक्षण आने वाला है, कुशल नेतृत्व करता चाहते हैं, युवा शक्ति उभर के सामने आए, वो हमारे पास आसानी से मिल जाएगा। एक चीज है, एक समस्या वो है जो हिडन समस्या है, जो लोग उस पर बात नहीं करते या उतना अनुभव नहीं कर पाते। होता ये है कि आप अगर शहरी क्षेत्र में हैं
तो आपको गाइडलाइन देने वाले कई लोग हैं, आपके काउंसलिंग करने वाले कई लोग हैं। अब मान लीजिए मेरा परिवार है, मेरे बैकग्राउंड में मेरे माता-पिता हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं। अब मैंने 10वां पास कर दिया, जो मैट्रिक परीक्षा दे दी। अब मेरे पास सबसे विकट समस्या है कि आगे क्या करना है। जो झारखंड जैसा हमारा प्रदेश है, 80% जो बच्चे मैट्रिक पास करते हैं, ये बहुत बड़ी विकट समस्या आती है। लैक ऑफ नॉलेज के कारण गाइडेंस भी हाँ, वो होता है कि वो हमेशा गलत डिसीजन ले लेते हैं। उनका इंटरेस्ट आर्ट्स में हो और माता-पिता के दबाव में या सामाजिक दबाव में वो साइंस ले लिए, कोई कॉमर्स ले लिए या और जो भी आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस के पढ़ाई के बाद और कई तरह के रास्ते हैं जो खुलने चाहिए थे, वो नहीं हो पाते। कारण क्या है कि कोई बताने वाला नहीं है। एक अच्छा सवाल है आपका। इस सवाल पे मैं बोलना चाहूँगा कि शिक्षा के लिए जो एक विशेष बात मेरी दिमाग में चलती है, एक योजना है मेरे दिमाग में कैरियर काउंसलिंग का। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में जरमुंडी में जी। पंचायत स्तर पे जो है जब बच्चों का रिजल्ट आता है 10th और 12th लगभग एक समान मार्च अप्रैल महीने में आती है या फरवरी में, फरवरी से अप्रैल तक में। ये हाँ, मई हाँ, या मई तक में। तो हम चाहते हैं कि उसमें मैं खुद इन्वॉल्व हो जाऊँ, मैं अपने जैसे 10 लोगों का टीम बनाऊँ और जो बच्चे 10th के बाद कौन-सा स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, 12th के बाद क्या करना चाहते हैं, उनको गाइडलाइन करूँ। किसी को आईआईटी करना है, किसी को मेडिकल करना है, किसी को सिविल सर्विसेज में जाना है, किसी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना है, किसी को एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन करना है, किसी को फिशरीज से करना है, किसी को टेक्नीशियंस बनने हैं, पैरामेडिकल फील्ड में जाना है, नर्सिंग में जाना है, फार्मेसी कॉलेजेस में जाना है, आईटीआई में क्या करना है ना? तो क्लैट में जाना है, एनएलयू जाना है, जैसे अच्छा वकील भी बने हमारे यहाँ से। हमारे यहाँ से जर्नलिज्म में लोग कम हैं, अच्छे पत्रकार बने, वैसे काउंसलिंग सेंटर्स तैयार करूँगा और लोगों को जागरूक करूँगा कि इस रास्ते से भी आप जा सकते हो। इसके लिए मैं एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी करूँगा, ताकि यहाँ के लोगों को हम केवल रोड, सड़क, पानी और बिजली से मुक्ति नहीं दिलाना चाहते, हम उनको शिक्षा से, स्वास्थ्य से, रोजगार से, भ्रष्टाचार से कैसे आप लोगों सिस्टम से लड़ोगे। अब ये सब चीज़ें को हम यहाँ पे लाना चाहते हैं। ये हमारा जो पर्सनल थॉट है अभी तक का, देखते हैं लोगों का क्या समर्थन मुझे मिलता है, क्योंकि राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे आप सोचते हो, लेकिन यदि जनसमूह सोच ले, जनसैलाब यदि आपके समर्थन में उमड़ जाए, तो बदलाव 2 मिनट का चीज़ है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार का पहला दरवाजा प्रखंड कार्यालय। आपका जो प्रखंड कार्यालय है, यहाँ किस तरह का काम होता है? जैसा कि आप पहले भी बताएं, जो 3 जो कागज है, वो झारखंड के छात्रों के लिए सबसे बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी समस्या। जाति, आय और आवासीय। ये 3 ऐसे कागज हैं, कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान से भेंट हो जाए, लेकिन प्रखंड कार्यालय के सीओ साहब, सीआई साहब से भेंट होना मुश्किल है। मैं इसमें एक तो ये रखूंगा कि 15 दिन का समय निश्चित रहेगा, आपको ये काम करना है। जो भी दोषी पाए जाएंगे, बच्चों के भविष्य से जो भी खेलेगा, उनको बख्शा नहीं जाएगा, कठोर नीति बनाई जाएगी। आपको नीतियों का पालन करना होगा। यदि आप सरकारी सेवक बनकर आए हैं, आपको सेवा देना होगा। यदि आप नहीं दोगे तो सिस्टम आप पे एक्शन लेगी। जी। तो आज हमारे साथ थे डॉक्टर राकेश रंजन। बहुत ही दो-टूक और बहुत ही मुखर होके उन्होंने बात की झारखंड के समस्याओं के बारे में, जरमुंडी के समस्याओं के बारे में। क्योंकि डॉक्टर है तो स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी अच्छे सुझाव उन्होंने दिया। बहुत कम ही ऐसे लीडर है जो डायरेक्ट विमेन एजुकेशन पे बात करते हैं। सर ने इसका भी मुद्दा उठाया इस पॉडकास्ट में और उसका सॉल्यूशन देने का भी काम किया। सर को मेरी पूरी टीम की तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएं। आपको भी धन्यवाद और आपके तमाम दर्शक, झारखंड के पूरे स्थानीय लोगों को भी मेरा झारखंडी जोहार। और जब मैं सिस्टम में आऊँगा तो मैं जो वादा कर रहा हूँ आप लोगों से, वो मैं निभाने का पूरा कोशिश करूँगा। मैं पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से और पूरी शक्ति से इस पर काम करूँगा। इसमें मैं कोई कोताही नहीं करूँगा, क्योंकि यदि समाज सेवा को मैंने चुना है तो इसको मैं यश के रूप में कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश करूँगा। आप सभी को धन्यवाद। तो एक साथ बोलेंगे जोहार झारखंड। जोहार झारखंड।